हेलो एवरीवन, वेलकम टू हॉलीवुड। माय नेम इज़ हिमांशु शर्मा। और जैसे कि हर दिन मैं आप लोगों के लिए एक यूनिट आईईआईएफएस की एक यूनिट की समरी लेकर के आ रहा हूं, तो आज 10th यूनिट की समरी है। और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब क्लाइमेट चेंज क्या होता है, जिसे हम जलवायु परिवर्तन बोलते हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि डिसाइड किए हमारे यूनाइटेड नेशंस ने। तो यूनिट 10 की समरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और बाकी की समरी आप लोगों को कैसी लगी, ये आप लोगों को हमारे वीडियो में बताते जाना है। जैसे ही आपको समरी आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समरी कैसी लग रही है, राइट? चलिए, तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं हमारा सेशन। और सबसे पहले मैं बताता हूँ यहाँ पर 10th यूनिट है ये आपकी, और यूनिट नंबर 10 में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर समरी को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि सितंबर 2015 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अनाउंस किए कुछ सेट ऑफ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब आपको याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में टोटल नंबर ऑफ गोल्स कितने हैं? 17। 17 गोल्स यहाँ डिसाइड किए और 169 टारगेट्स रखे, मतलब अलग-अलग सेक्टर में छोटे-छोटे बहुत सारे टारगेट, 169 टारगेट और 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जैसे हम सतत विकास गोल के नाम से भी जान सकते हैं। टू स्पर एक्शन ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, मतलब हम अगर 2015 से बात करें 2030 तक हमें बहुत सारे कामों को क्या करना है, पूरा करना है। तो हमने जो टारगेट लिया है वो नेक्स्ट 15 ईयर्स का लिया है अंडर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और 169 टारगेट्स का। लॉन्ग टर्म चेंजेस जो होते हैं टेम्परेचर में और वेदर पैटर्न्स में, मतलब लंबे समय में जब टेम्परेचर हमारा जो तापमान होता है उसमें, और जो हमारे मौसम होते हैं उनके पैटर्न्स में जब बदलाव आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। तो क्लाइमेट चेंज थ्रेटन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्ट्स एज द पॉवर्टी मल्टीप्लायर। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर कि कैसे, भाई इसके कारण इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये थ्रेटन क्यों है, हमारी इकोनॉमी को क्यों थ्रेटन्स करता है, मतलब यहाँ पर डर बैठा देता है, क्या होता है इससे? क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का मतलब होता है कि बहुत लंबे समय में, जैसे आज से कुछ 10-20 साल पहले की आप लोग बात याद कीजिए, जब हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में जब गर्मी होती थी, तो गर्मी जो पहुंचने का टेम्परेचर जहां तक पहुंचता था वो एक अलग टेम्परेचर था। साल जैसे जैसे साल बीतते गए, ये जो हाईएस्ट टेम्परेचर गर्मी के दिनों में होता है, वो हर एक शहर का अपने आप धीरे-धीरे बढ़ता चला गया। हुआ ना कि भाई पहले 40 डिग्री गर्मी को हम लोग बहुत गर्मी मानते थे, बहुत ज़्यादा गर्मी। अभी 45-47 तक टेम्परेचर, कई जगह 48 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। तो ये जो चेंज हुआ है हमारे वेदर पैटर्न्स में, या फिर कभी अचानक से गर्मी पड़ रही है और एकदम से बारिश पड़ के और ठंड हो गई। ठंड के दिनों में अचानक से बारिश हो गई, बारिश के दिनों में बहुत धूप पड़ रही है, बारिश हो ही नहीं रही है। ये सब चीज़ें कहलाती हैं आपके मौसम में परिवर्तन, और यही लंबे टाइम में आगे चल के जो ये परिवर्तन होता है, इसी को हम क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन बोलते हैं। मौसम का मतलब होता है शॉर्ट टर्म चीज़, जलवायु जो हमेशा एक साथ रहती है। एक होता है वेदर, एक होता है क्लाइमेट। वेदर का मतलब, मैंने पूछा वेदर कैसा है? आज मौसम कैसा है? मैंने कहा आज मौसम अच्छा है। वेदर का मतलब हुआ मौसम, और जलवायु, जलवायु का मतलब होता है उस पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में हमेशा किस तरीके की जलवायु रहती है, उसको हम जलवायु बोलते हैं। तो ये हुआ आपका जलवायु और मौसम की बात। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि अगर मौसम लगातार बदलेंगे, या फिर हम बोलें जलवायु में परिवर्तन होगा, तो कहीं न कहीं ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 जो हैं, इज़ अबाउट क्लाइमेट एक्शन। अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे, कितने? 17। उस 17 में से जो 13th गोल है वो क्लाइमेट एक्शन के लिए। क्लाइमेट एक्शन का मतलब है कि जलवायु में जो परिवर्तन आ रहा है उसको परिवर्तित होने से रोकना। कैसे? जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पैदा हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो रहा है, हर एक फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हमारी अर्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ता चला जा रहा है। तो और उसके अलावा जो हमारे यहाँ पर बर्फ जहाँ पर होते हैं, वो धीरे-धीरे पिघलना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पर ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं और टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो इससे क्या होगा? ये हमारी अर्थ के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। और क्या होगा? और जैसे कि हमारे ओज़ोन लेयर डिप्लीशन, ये भी क्लाइमेट के अंदर ही आएगा। ओज़ोन लेयर डिप्लीशन होगा तो उससे क्या होगा? भाई उससे ये होगा कि ओज़ोन लेयर हमें सन की नेगेटिव रेज़ से बचाता है, उसके जो रेडिएशंस होते हैं नेगेटिव, उनसे बचाता है। अगर वो हमारी जो कवच है, जो कवर है, वो हट जाएगा, तो डायरेक्टली हमारे पास क्या होगा? सन की वो नेगेटिव रेज़ेज़ हमारे पास आने लगेंगी, उसकी जितनी भी नेगेटिव रेडिएशंस है, वो हम तक पहुँचेंगी, जो कि स्किन डिज़ीज़ का कॉज़ होती हैं। तो जैसे-जैसे वो डिप्लीट होता चला जाएगा, खत्म होती चली जाएगी ओज़ोन लेयर, उतना ज़्यादा हम लोगों के लिए हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये भी क्लाइमेट चेंज में ही कवर अप होता है। तो इसके लिए हमने बोला कि हमें क्या करना पड़ेगा? क्लाइमेट एक्शन, मतलब कुछ अच्छे काम करने पड़ेंगे जिससे ये सारी चीज़ें क्या हो? अच्छे काम का मतलब है
बहुत सारे काम, लाइक सबसे बड़ा काम क्या होता है, आप प्लांटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अफॉरेस्टेशन स्टार्ट करा दीजिए। और ये वन ऑफ द 17th स्टेबल डेवलपमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन इन 2015। तो यहाँ पर बताया कि ये एक स्टेबल डेवलपमेंट रिकॉग्नाइज किया गया है हमारे 2015 में, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। कौन सा, 13th गोल। सम ऑफ द ग्लोबल इश्यूज हाईलाइटेड बाय द यूएन इंक्लूड प्रमोटिंग चाइल्ड एजुकेशन। अब क्या है ग्लोबल इश्यूज का मतलब है, अगर हम बात करें वैश्विक समस्याओं की, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के अलावा बाकी देशों में भी सभी जगहों पर ये समस्या के रूप में हम इनको देख रहे हैं। तो जैसे बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने बहुत सारी चीजों को एज एन इशू काउंट किया कि ये ग्लोबल इश्यूज है, मतलब ये पूरी दुनिया में प्रभावित कर रहे हैं पूरी दुनिया को, तो इनको हम ग्लोबल इश्यूज के नाम से जानते हैं। इसमें हाईलाइट किया कि जैसे कि चाइल्ड एजुकेशन है, जो बच्चों की शिक्षा है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है जैसे कि हम बोले प्रजातंत्र, डीकोलोनाइजेशन, डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट का मतलब होता है जो हम अभी आर्म्स का यूज कर रहे हैं उन आर्म्स का यूज कम करते चले जाना, ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वलिटी, पीस, शांति, सिक्योरिटी, सुरक्षा, असिस्टिंग रेफ्यूजीज, जो हमारे अलग अलग देशों में रेफ्यूजीज पहुंच रहे हैं उनको असिस्ट करना, अवेयरनेस बढ़ाना क्लाइमेट चेंज के बारे में, इंप्रूव करना हेल्थ केयर को, और प्रमोट करना अंतरराष्ट्रीय लॉ, मतलब अंतरराष्ट्रीय कानून और न्याय को, और ऐसे किसके बीच में, दूसरों, मतलब सारी कंट्रीज के लिए। तो इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कुछ ऐसी चीजें भी हैं, इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें जिनको यहाँ पर हमारे यूनाइटेड नेशंस ने क्या माना है कि ग्लोबल इश्यूज हैं, पूरी दुनिया इन इश्यूज को फेस कर रही है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, कितने हैं यहाँ से आप देख लीजिए, 17 है। पहला है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, इसके बाद में गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इसके बाद में आते हैं हम यहाँ पर, तो क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इसके बाद में आते हैं डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद में आते हैं हम रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। तो ऐसे अगर आप जाते जाओगे तो 13 नंबर पर आता है आपका ये क्लाइमेट चेंज, मुझे यहाँ तक आना था अभी। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो कौन से नंबर पर है, वो है 13 नंबर पर। तो 13 नंबर पर बताया कि जो क्लाइमेट चेंज है ये आपका 13वें नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने बताया। और यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये हैं, कितने हैं टोटल, ये हैं टोटल 17 गोल्स। तो इनको गोल्स को हमें आने वाले 15 सालों में 2013 तक 2030 तक इन सभी चीजों को हमें अचीव करना है कि नो पॉवर्टी, पूरी दुनिया में कहीं पर भी निर्धनता ना रहे, जीरो हंगर, पूरी दुनिया में कोई भी भूखा ना रहे, सभी को अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं मिले, क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन उनको मिल जाए। जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे, जेंडर इक्वालिटी का मतलब है कि मेल फीमेल में जो हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करें। सभी लोगों को क्लीन वाटर और सैनिटेशन की फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं वो इस डेवलपमेंट गोल्स को फुलफिल करने के लिए अपनी इंटर गवर्नमेंट, अब अगर बात करें इंट्रा गवर्नमेंटल काम करती हैं, डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं और फिर इन गोल्स को पूरा करने के लिए कार्य करती है। तो इंडिया में भी हम भी लगे हुए हैं और हम भी बहुत सारी चीजों को पूरा करने के लिए अलग अलग तरीके से हमारे जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, हमारी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, वो इन चीजों को फुलफिल करने के लिए कार्य कर रही है। जैसे कि इंडिया विटनेस्ड ए कंसिडरेबल प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या है, विटनेस कर रहे हैं, हमने देखा है कि हम कितने सारी चीजों के लिए काम कर रहे हैं कि कैसे हम अचीव करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने बनाए। 2019 से अगर मैं बात करूं तो इंडिया टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो स्कोर है, स्कोर का मतलब क्या है भाई, आपने यूनाइटेड नेशन ने बोल दिया कि 17 गोल्स हैं, फुलफिल करना है, तो कहीं ना कहीं आपने कितना अचीव किया, इवैल्यूएशन असेसमेंट भी तो जरूरी है, तो वो इवैल्यूएशन और जो असेसमेंट है वो यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। तो जो टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्कोर है इंडिया का, वो 60 से बढ़ के 66 हो गया। मतलब 2019 में हमारा स्कोर 60 था, अब हम 66 पर पहुंच गए 2019 में। इसका मतलब है अब हम और तेजी से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर ओनिंग टू नेशन वाइड इम्प्रूवमेंट इन क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, हमारी कंट्री में हमने क्या किया है कि यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट है क्लीन वाटर और सैनिटेशन के लिए, स्वच्छ भारत अभियान, और कौन सी योजना चल रही है इसके लिए, जल जीवन मिशन, ये जल जीवन मिशन चल रहा है, ये सैनिटेशन के लिए स्वच्छ भारत अभियान में। और यहाँ पर टॉयलेट्स बनवाए जा रहे हैं लोगों के घरों में। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल मतलब सस्ते दामों पर क्लीन एनर्जी, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, फ्यूल वगैरह होता है वो भी एनर्जी के अंदर आएगा। जैसे आपको याद होगा सौभाग्य योजना भारत सरकार ने शुरू की, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी की बात हो गई।
और इसके अलावा आगे भी बहुत सारी योजना है जो इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है। ये तो वो बेसिक चीजें हैं जिन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया और जिनके रिजल्ट्स के कारण हम 60 से 66 हमारा स्कोर हुआ है। अब क्या होता है, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स होता है, फिर इसमें आप क्या करते हैं, वर्ल्ड वाइड होगा, फिर उसको अपन कंट्री वाइज भी करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप देखते हो स्कूल में जब हम लोग रहते थे तो हमारा क्लास वाइज रिजल्ट होता है, स्कूल वाइज रिजल्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है और फिर स्टेट वाइज होता है। बोलते हैं ना जैसे कि स्टेट बोर्ड्स होते हैं, एक बच्चा ने स्टेट बोर्ड में टॉप किया, एक कुछ बच्चों ने स्कूल लेवल पर टॉप किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टॉप किया, कुछ बच्चों ने सिर्फ क्लास में टॉप किया, ऐसा होता है ना। तो ये क्या होता है, इस तरीके से जब आपको ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए तो आप क्या करते हो, इवैल्यूएशन का सिस्टम रखते हो, असेसमेंट का सिस्टम रखते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पर इंडेक्स जो होता है वो ये बताता है कि लास्ट ईयर आप लोगों ने क्या काम किया, दिस इज द रिपोर्ट कार्ड टाइप सिस्टम। तो केरला की रैंक थी फर्स्ट उस इंडेक्स में, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गोवा, इस तरीके से ये अलग अलग रैंक इनको दी गई। तो केरला टॉप पर था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के इंडेक्स में। इंडियन गवर्नमेंट ने फर्मली क्या किया है, कमिट किया है, 2030 का एक एजेंडा बनाया हमने, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2030 का एक एजेंडा तैयार किया जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बहुत सारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, मैनी ऑफ द गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग, जैसे कि मैंने आपको बता दिया स्वच्छ भारत अभियान है, बिजनेस के लिए मेक इन इंडिया है, उसके अलावा स्किल इंडिया है, टू ट्रेन द पीपल, लेबर्स को स्किल करेंगे ताकि उनको अच्छा रोजगार मिल सके, डिजिटल इंडिया है। तो ये सभी चीजें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के की इनिशिएटिव्स हो सकते हैं या फिर गवर्नमेंट के की इनिशिएटिव्स हैं जो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने के लिए कार्य कर रहे हैं। इंडिया इज कमिटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13। क्लाइमेट चेंज के लिए इंडिया क्या कर रहा है, क्लाइमेट एक्शन के लिए इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ने प्लेज किया टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2070 ड्यूरिंग, सॉरी इट्स द 2070 2070। So net zero emission by 2070 during the UN COP26 summit in Glasgow in November 2021। 2021 नवंबर में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि नेट जीरो एमिशन का टारगेट यहाँ पर गवर्नमेंट ने रखा है, ठीक है। और ये COP26, कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, जो मीटिंग होती है नंबर होता है 26, 21, ऐसे 21, 22, 23, 24, 26, 27। तो कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 की एक समिट हुई थी ग्लासगो में, जहां पर इंडिया ने बोला था कि नेट जीरो एमिशन, कार्बन एमिशन को हम जीरो कर देंगे 2070 तक। आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा था, अगला यहाँ पर क्या हुआ, COP26 की जो मीटिंग हुई थी, इंडिया ऑल्सो अनाउंस, इंडिया ने एक और अनाउंसमेंट किया था कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड होना चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें सन की, फ्री एनर्जी, कोई पैसा नहीं कि सन को हमें बिल देना है, अगर आप किसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बिजली खरीदोगे तो क्या करोगे, पे करोगे। सन की एनर्जी तो फ्री है, अगर आप उसको स्टोर कर सकते हो, अगर आप उसका सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो तो उसके लिए आपको पे भी नहीं करना है। तो यहाँ पर इंडिया ने अनाउंस किया था कि वन सन, एक सन है एक दुनिया, तो एक ग्रिड होनी चाहिए। तो इसको लेकर के गोल ऑफ हार्नेसिंग सोलर एनर्जी एंड ensuring दैट जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी गेट्स टू प्लेस दैट इट नीड्स इट प्लेस्ड दैट नीड इट द मोस्ट, जहां पर इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वहां पर, मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है, सोलर एनर्जी से को इकट्ठा करना है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद में उसे उस जगह तक पहुंचाना है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और इसी श्रृंखला में भारत ने पहले ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्था के बारे में लोगों को बताया और उसका एस्टेब्लिशमेंट किया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक इकलौता अंतरराष्ट्रीय संस्था या बोल सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय भारत के गुड़गांव भारत में स्थित है। और कहाँ पर, गुरुग्राम। तो ये एक तरीके का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो हमने बार बार बात की सन की, मतलब फ्री, हर चीज आपको फ्री मिल रही है नेचर से, आप उसको सिर्फ क्या कर लो, यूटिलाइज कर पाओ सही तरीके से। तो ये बात हमने ग्लासगो में बोली COP26 की मीटिंग में। अब हमने एम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर उद्देश्य बनाया CSR का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी is the voluntarily incorporated economic, social, and environmental obligations into business operations in order to achieve long-term growth and demonstrate the beneficial impact of the environment, employees, consumers, shareholders, and the communities। अब यहाँ पर CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि यहाँ पर कंपनीज एक्ट में ये बताया गया है कि हर कंपनी जो साल भर में अपना प्रॉफिट कमाएगी उस नेट प्रॉफिट का 2% उसको एज अ CSR खर्च करना पड़ेगा सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे, आप इकोनॉमिक, सोशल
और साथ में एनवायरमेंटल ऑब्लिगेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, सोशल मतलब सामाजिक, और एनवायरमेंटल का मतलब क्या होगा, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, तो एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ पर क्या होगा, एनवायरनमेंट का मतलब होगा हमारा पर्यावरण। तो पर्यावरण हो चाहे समाज हो या फिर हम बात करें किसकी, आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था की, इन सब चीज़ों को इसको क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट का 2%। तो यहाँ पर जो बिज़नेस ऑपरेशंस होंगे वो अचीव करेंगे लॉन्ग टर्म ग्रोथ और डेमोंस्ट्रेट करेंगे बेनिफिशियल इम्पैक्ट। फ़ायदेमंद इम्पैक्ट क्या है हमारे एनवायरनमेंट पर, एम्प्लॉइज़ मतलब उसके जो उनके यहाँ काम करने वाले वर्कर्स हैं, कंज्यूमर्स जो उनसे जुड़े हुए हैं, शेयर होल्डर जो उनसे जुड़े हैं और जो कम्युनिटीज़ उनसे जुड़ी है। तो सीएसआर एक तरीके का वॉलंटरी इनकॉर्पोरेट है, वॉलंटरी मतलब ऐच्छिक, लेकिन ये मैंडेटरी कर दिया गया है कंपनीज एक्ट के द्वारा। सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या करता है, ये लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सीएसआर को इंडिया में। मतलब सीएसआर इज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप अपने प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 2% कहाँ खर्च करेंगे, ये आपको बताना होता है। तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा, अब रिलायंस, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितना बड़ा ग्रुप है इंडस्ट्रीज का। अब उनका तो प्रॉफिट हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में जाता होगा, उसका 2%, वही अगर थाउजेंड्स ऑफ करोड़ से तो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में 2% चला जाता होगा। तो जब 2% आपको खर्च करना, तो उन्होंने क्या किया, रिलायंस फाउंडेशन बना दिया। वो सीएसआर का पैसा उस फाउंडेशन को दान दे देते हैं, फिर वो फाउंडेशन हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर, कम्युनिटी अलग-अलग जो हमारे हेल्थ कम्युनिटी सेंटर्स हैं, वहाँ पर जाकर के फंड्स प्रोवाइड करना, अवेयरनेस प्रोग्राम चलवा देना गवर्नमेंट के बिहाफ पर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ये कर सकते हैं, या करते ही हैं। बोथ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल and the Indian CSR rule were adopted around the same time and appear to have an enormous potential for developing unified sustainable growth strategy। अब क्या हुआ देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसी के साथ सीएसआर के गोल्स को हमने ऐड कर दिया, कि देखो तो दोनों को मिला के चलाएंगे ना, तो हमें ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो शेड्यूल 7 ये प्रोवाइड करता है ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द सीएसआर एफर्ट्स, कि किस तरीके के एफर्ट्स जो हमारे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर लगाए जा रहे हैं। सेवरल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो जुड़े हैं, बिल्कुल वैसे ही जो शेड्यूल 7 एक्टिविटीज है हमारी किसकी, कंपनीज एक्ट ऑफ द 2013 की। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करना है, तो क्यों ना हम हमारे जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें भी उन्हीं चीज़ों को ऐड ऑन कर दें, कि कंपनीज जो होंगी वो अपने प्रॉफिट का 2% एज अ सीएसआर जब वो खर्च करेंगे, तो क्यों ना हम फिक्स कर दें कि आप इन्हीं सेक्टर्स में कीजिए। तो गवर्नमेंट तो अपने इनिशिएटिव ले ही रही है, गवर्नमेंट तो ये काम कर ही रही है कि कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट्स को पूरा कर लें। तो सीएसआर भी उसी में जुट जाएगी। जब साथ-साथ चलेंगे तो जल्दी से जल्दी हमारे टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। तो शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट अटेम्प्ट करता है एलिमिनेट हंगर, हंगर खत्म करना, ये भी हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आता है। पॉवर्टी खत्म करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, और माल न्यूट्रिशन को खत्म करना। माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। तो हंगर मतलब कोई भूखा ना रहे, पॉवर्टी मतलब निर्धन ना रहे कोई, और माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण को खत्म करना। तो जो शेड्यूल 7 है ना, वो इन्हीं एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, और आपने देखा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी ये एडेड हैं, राइट। द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री हैज की रोल टू प्ले। अब हमारी जो इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री, उसका क्या रोल है यहाँ पर, तो ये की रोल प्ले करता है, जैसे कि रिस्पॉन्डिंग टू द क्लाइमेट क्राइसिस। अब क्लाइमेट क्राइसिस के लिए क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो बोथ इन द टर्म्स ऑफ द मैनेजिंग द रिस्क दैट क्लाइमेट चेंज पोजेस टू देयर ऑपरेशंस एंड इन फंडिंग इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन। अब इंडिया की जो एनर्जी ट्रांजिशन है उसमें ये क्या कर रहा है, फंड करवाने का यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड करवा रहा है। कैसे, आपने सुना होगा ग्रीन बॉन्ड्स का नाम सुना है, नहीं सुना तो अभी सुन लीजिए। पहले हमारे पास में ऐसे कोई भी चीज़ नहीं होती थी, जहाँ हम पब्लिक से पैसा लें और उस फंड को ग्रीन एनर्जी और ग्रीन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकें। अब लास्ट ईयर, इट मीन्स कि हमारा दिसंबर 2022 में डिसाइड किया गया था कि आरबीआई क्या करेगा, यहाँ पर ग्रीन बॉन्ड्स को लॉन्च करेगा। ग्रीन बॉन्ड्स क्या होंगे, एक तरीके की गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है जो पब्लिक खरीदेगी, और आने वाले टाइम में इन फ्यूचर आरबीआई उस पर उनको रिटर्न्स देगा। तो वो जो बॉन्ड से जो पैसा आएगा, उस फंड को सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एनर्जीज में और ग्रीन प्रोजेक्ट्स में ही इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये बैंकिंग के थ्रू ही तो हो पाएगा। तो बहुत सारे बैंक हैं जिन्होंने ग्रीन एफडी, मैंने एक बैंक का नाम सुना था, एचडीएफसी बैंक ने ग्रीन फिक्स डिपॉजिट शुरू किया था। ग्रीन फिक्स डिपॉजिट मतलब जो पैसा फिक्स डिपॉजिट में जमा होगा, जो टोटल बैलेंस होगा उस एचडीएफसी बैंक का फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम के लिए, उस पूरे फंड को जब वो मोबिलाइज करेगा उधार देने के लिए,
तो उस फंड को वो सिर्फ और सिर्फ किसमें, ग्रीन एनर्जी और ग्रीन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए ही लोन प्रोवाइड करेगा उस वाले पर्टिकुलर फंड से। तो ये बैंक ने देखो कितना अच्छा किया, यहाँ पे इंडिया की जो एनर्जी ट्रांजिशन है, एनर्जी के जो चेंजेस हैं उसके लिए काम कर रहा है। नॉन कंप्लायंस विद सीएसआर प्रोविजन इज नाउ सिविल रॉन्ग, मतलब अगर आपने किसी भी तरीके से सीएसआर को फॉलो नहीं किया तो इसको अपन सिविल रॉन्ग मानेंगे कि आपने जनता के लिए, या बोल सकते हैं सिटीजन के हिसाब से इसको गलत किया। बट नॉट अ क्राइम एंड शिफ्टेड सच वायलेशन टू अ पेनाल्टी रिजाइन, मतलब ऐसे क्राइम नहीं मानेंगे लेकिन इसमें पेनाल्टी जरूर लगाई जाएगी। तो पेनाल्टी जो लगेगी वो होगी कम से कम मिनिमम ₹1 करोड़ की फॉर द डिफॉल्टिंग कंपनी, 1 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगेगी जिस कंपनी ने डिफॉल्ट किया, 2 लाख रुपए की कम से कम पेनाल्टी लगेगी अगर जो ऑफिसर ने डिफॉल्ट किया है। ये 2020 में इंट्रोड्यूस किया, टू रिप्लेस इम्प्रिजनमेंट प्रोविजन ऑफ मैक्सिमम 3 इयर्स फॉर डिफॉल्टिंग ऑफिसर्स दैट वाज ब्रॉट इन 2019। पहले क्या था कि जो ऑफिसर डिफॉल्ट कर जाएगा सीएसआर को फॉलो नहीं करवाने में, उसको पहले यहाँ पर 3 साल तक की मैक्सिमम सजा का प्रावधान था इम्प्रिजनमेंट का, उसको हटा के कर दिया 2 लाख की पेनाल्टी लगाई जाएगी उस ऑफिसर पर। तो ये थे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सीएसआर, अगर फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो होंगे वो आप लोग क्या करेंगे, वाईटी यूट्यूब पर हमारे चल रहे हैं सेशन, वहां जाकर के देख लेंगे। तो दोनों कॉन्सेप्ट पहले समरी देख लो, फिर आप आकर के यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए, क्योंकि यूनिट वाइज क्वेश्चंस भी मैंने करवा रखे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसी के साथ मैं सेशन को एंड करूंगा। बिफोर एंडिंग द सेशन, ये हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है ऑलिव बोर्ड जीआईबी सीआईबी। इसके बाद में ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अगर अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर मेरा एफबी पेज है, इससे मुझे फॉलो कर सकते हैं। हम लोगों के पास में सिंगल जो हम लोगों के पास में बैचेज हैं, अगर हम यहाँ बैचेस की बात करें तो मैं आपको यहाँ लाइव बता देता हूँ 1 मिनट में। जैसे आपको करना क्या है, olivewood.in पर जाना है। गुड़ी पड़वा का ऑफर चल रहा है, तो जैसे मान लीजिए आपको 55% तक का यहाँ क्या मिल जाएगा, ऑफ मिल जाएगा हमारे सभी कोर्सेज पर। कैसे मिलेगा वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। राइट, जैसे मान लीजिए आपको मास्टर बैच खरीदना है, कोई भी रिटेल बैंकिंग का, आईएएफएस का, एएफएम का। अब यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे ना अबाउट पर, तो आपको मिलेगा बाय कोर्स। कोर्स का जो प्राइस दिखाएगा वो आपको दिखाएगा 1499। तो 1499 जब दिखाएगा तो आप यहाँ पर कोड लगाएंगे हिमांशु और इसको रिडीम करेंगे, तो देखो 674 का ये आपको कोर्स पड़ेगा। इसके अलावा ये हम लोगों का जेआईबी का सुपर एलिट बैच है। अगर इस सुपर एलिट बैच में आपको एनरोल करना है तो यहाँ पर जाएंगे आप, कोड लगाएंगे, रिडीम करेंगे, 3249 का ये कोर्स आपको पड़ेगा। तो 35% डिस्काउंट और 55% तक का डिस्काउंट हमें आपको इंडिविजुअल कोर्सेज पर मिल जाएगा। तो ऐसे ही हमारे और भी कोर्सेज हैं, आप जाइए और वहां जाकर के यूज कीजिए कोड हिमांशु, अगर आप एनरोल होना चाहते हैं हमारे कोर्सेज में तो जल्दी से जाइए एनरोल कीजिए हमारे अलग अलग कोर्सेज में। तो जब आप यूज करेंगे कोड हिमांशु आपको काफी सारा डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।